जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, तेहरान की सड़कों पर आज सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक वार्निंग के तौर पर हम उसको देख सकते हैं, जिस तरह से लोग नजर आ रहे हैं। और ये एक शुरुआत थी जो दुकानदारों के स्ट्राइक से शुरू हुई, और अब ये रोटी से ज्यादा ये जो सत्ता है, राज्य है, उसके खिलाफ एक आवाज बन चुकी है। ईरान के 40 से ज्यादा शहरों में अब ये आंदोलन फैल चुका है, और ये अनरेस्ट की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से ये आंदोलन एक बड़ा विकराल रूप ले चुका है। और जो सिस्टम के खिलाफ जो आवाजें हैं, जो अंदर लोगों के गुस्सा छुपा हुआ था, वो एक एक्सप्लोजन बनकर बाहर आ रहा है। और इस तरह की आवाजें निकल रही हैं कि डेथ टू डिक्टेटर, इस तरह के नारे लग रहे हैं, और इस तरह के नारों से पूरी जो ईरान की सड़कें हैं वो गूंज रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो प्रोटेस्ट हैं वेनेजुएला के बाद, क्या ईरान में भी कोई इस तरह का रिजीम चेंज और सत्ता परिवर्तन हम देख सकते हैं? इसी पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंशु जोशी। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, आपको और सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, ईरान में वैसे सरकार तो ये कह रही है कि जो प्रोटेस्ट हैं लिमिटेड हैं, और चारों 40 शहर तक जो बात हो रही है वो कैसे पहुंचे, ये सवाल है। लेकिन जिस तरह से ये ईरान में शुरुआत हुई अभी कुछ दिन पहले, और अभी प्रोटेस्ट फैलते जा रहे हैं, और जब ये खबर आई थी तब मुझे लग रहा था कि क्या ये बड़ा इस बार जो ये हिजाब आंदोलन से ज्यादा ये जिन हाँ। लोगों ने स्टार्ट किया, जो दुकानदार वर्ग है, ये सत्ता पक्ष का बड़ा सपोर्टर रहा है। इन्होंने बड़ी फंडिंग हाँ। हमेशा से की है। तो इनका सड़कों पर आना क्या बड़ा खतरा है जो रिजीम है उसके लिए? बिल्कुल अंबर, हम यदि ईरान की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखें तो एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है ईरान के लिए। और मैंने कल ही एक टीवी शो पर कहा था कि आप जिसको एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट समझ रहे हैं, वो छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग फेजेस में सरकार की अलग अलग दमनकारी नीतियों के विरुद्ध ईरान के अलग अलग तबके के लोग, कभी स्टूडेंट्स, कभी महिलाएं, कभी जो ये एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सड़कों पर उतरे। और अब हम देख रहे हैं कि इन सब ने मिलकर के एक बहुत ही विकराल, एक कहेंगे भीड़ या क्रांति का रूप ले लिया है। और इसके अलग अलग टेंजेंट्स हैं। राजनीतिक टेंजेंट पर जाकर हम जरूर चर्चा करेंगे कि कैसे 1978 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब ईरान में हुआ, तो तब यहाँ पर जो सरकार थी उनको हटा करके एक थियोक्रेटिक इस्लामिक गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई, और पहला सुप्रीम लीडर जो है वो हमारे सामने आए, खोमेनी थे। और उसके बाद 89 से हमने खोमेनी को बनते हुए देखा। तो दोनों के ही शासनकाल में हमने देखा कि किस तरह से एक शरिया लॉ लगाते हुए, एक इस्लामिस्ट रिजीम लगाते हुए, जो एक लिबरल सोसाइटी थी ईरान की, जो लिबरल कलर्स थे, उसका कल्चर था, वो सब बदल दिया गया। धीरे धीरे इसकी वजह से हर बार एक एंटी वेस्ट कह करके जब ये सारे परिवर्तन आए, तो बिल्कुल ईरान के, जहां पहले अमेरिका के साथ अच्छे संबंध थे, ईरान के जो दूसरे यूरोपियन नेशंस हैं, अपने आसपास के देशों के साथ अच्छे संबंध थे, तो हमने देखा कि कैसे वो अलग अलग सेक्टर्स में खराब होते चले गए। और अभी अब जब मैं वर्तमान स्थिति पर आती हूँ, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे के कारण जो है वो दोनों है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। इस समय वहां की जनता भयंकर ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन को झेल रही है। ईरानियन रियाल की जो कीमत है वो बुरी तरह से गिरी हुई है। प्राइजेस बहुत बढ़े हुए हैं सभी सामान के। और हम ये देखें कि वहां की जनता को तमाम तरह की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे दो चार होना पड़ रहा है, और इसका खामियाजा जो है, अभी विशेषकर जो हम मुद्रास्फीति को देख रहे हैं वहां पर, इसका खामियाजा वहां के जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर हम देखें कि महिलाओं की जिस तरह से स्थिति बद से बदतर होती चली गई। फिर हमने देखा कि जिस तरह से जेन जी एक अपने जो हम एक डेमोक्रेटिक राइट्स की जो बात करें, तो उनको लेकर के
लड़ना शुरू किया। तो आज स्थिति ये हो चुकी है कि फेजेस में अलग अलग तबके के लोगों ने अलग अलग समय पे जो ये प्रोटेस्ट किए, इन सब ने मिलके ईरान के अलग अलग शहरों में एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया है, और वहां की जो जनता है वो अपने राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन चाहती है। क्योंकि यदि हम इस्लामिक ईरान या जो इस्लामिस्ट नेशन ईरान बना उसके पहले की यदि हम सरकार को देखते हैं, और हम देखते हैं कि जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी, तो उनको हटा करके जो ये अयातुल्ला रूहुल्ला खोमेनी की जो का जो सुप्रीम लीडरशिप एस्टेब्लिश की गई, और उन्होंने फिर कोशिश की कि अपने आसपास भी इस सुप्रीम लीडरशिप को लेकर के जाएं, और ये जो पूरा एक शरिया बेस्ड अल्टीमेट इस्लामिक जो एक सत्ता है उसको वो उस पर वो रहें। तो इसकी वजह से ईरान का एज अ नेशन जो स्वभाव है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और यही कारण है कि आज जो कुछ भी हम घटते हुए देख रहे हैं, कोई कह रहा है इसमें अमेरिका का हाथ है, कोई कह रहा है इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है। भाई ईरान में जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई, ये धीरे 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 अब हम देख रहे हैं कि एक ज्वालामुखी वहां पर फूट रहा है। अंशु जी, हमने ये देखा है कि जो वहां पर नारे लग रहे हैं, दैट डेथ टू डिक्टेटर्स, तो हाँ, ये जो है, क्या ये फ्रिंज एलिमेंट्स की आवाज है, या फिर ये क्या है कि एक साइलेंट मेजॉरिटी जो है उसका गुस्सा फूट रहा है? नहीं, हम समझे कि क्यों ये डेथ टू डिक्टेटर्स के नारे लग रहे हैं। हमने देखा कि जब ईरान का एक राष्ट्र के स्वरूप में परिवर्तन हुआ 78-79 के बाद, और जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उसमें सुप्रीम लीडर जिसको कि रहबर कहा जाता है उनको अल्टीमेट पावर दे दी गई, और उनके पास रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों आ गई। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि कैसे ईरान के अमेरिका के साथ और दूसरे देशों के साथ, यूरोपियन नेशंस के साथ रिश्ते खराब हुए। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि 1969 से 81 के बीच में जो ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था, जिसमें 52 अमेरिकन को 445 दिनों तक बंधक बना के रखा गया था, इसकी वजह से ईरान की काफी खराब इमेज हुई। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि ईरान ने फिर कैसे आतंकवादी जो संगठन है, प्रॉक्सीज है, आप बताइए हमास को कौन समर्थन दे रहा है, हिजबुल्लाह को कौन समर्थन दे रहा है, हुतीज को कौन पाल पोस रहा है। तो वहां की जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो एक देश के रूप में भी इमेज खराब हुई, आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने वाले देश के रूप में आज ईरान को जाना जाने लगा है। भारत बार बार कहता है कि भारत ऐसे देशों से दूरी बनाता चलेगा जो किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन करते हैं, और ऐसे दूसरे भी देश हैं। आप महिलाओं की स्थितियों को देखिए, आप यदि 75 के पहले की ईरान की महिलाओं के फोटोग्राफ्स या वीडियो या उनकी जिंदगी को देखेंगे तो कैसी जिंदगी थी, और आज की तारीख में किस तरह की जिंदगी है। 2022-23 में पुलिस कस्टडी में वहां एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने हिजाब का विरोध किया था, और ये जो हिजाब के खिलाफ वहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरी थी, कितनी बुरी तरह से इस प्रोटेस्ट को कुचला गया था। तो ये एक ऑटोक्रेटिक रिजीम की निशानी है जिसमें आपसी डायलॉग के लिए कोई जगह नहीं है। यहां साफ कह दिया जाता है कि आपको ये करना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, हिजाब आपके लिए कंपलसरी है, और जो इसको नहीं मानेगा तो उसके लिए फिर वो अपने शरिया के हिसाब से सीधे सीधे पनिश करेंगे। तो एक डिबेट या डायलॉग की आपस में कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। तो अब क्या हो रहा है कि जो समाज का हर एक वर्ग है, वो जिस प्रकार के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, जिसमें कंजर्वेटिव इस्लामिक वैल्यूज को ईरान के लोगों पर, विशेषकर महिलाओं पर लादा गया, महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए, तो इसकी वजह से वहां धीरे धीरे ये अनरेस्ट पनपता रहा अंबर, और ईरान के दूसरे देशों के साथ संबंध और छवि भी खराब होने लगे। तो आंतरिक रूप से भी हम देखें, बाह्य रूप से भी देखें, तो ईरान कहीं ना कहीं हमको कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। हाँ बिल्कुल, यदि मैं इस्लामिक वैल्यूज पे जाऊं तो सुप्रीम लीडर बिल्कुल अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि भाई ही इज द मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड। और एक इस्लामिक नेशन से जब हम मिले हुए समर्थन को देखते हैं, तो ईरानियन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इस प्रकार के उनको फेवर करने वाले जो लोग हैं, जो इन तमाम बिंदुओं पे नजर नहीं डालते हैं, उनको लगता है कि अरे ईरानियन फॉरेन पॉलिसी ने तो अच्छा किया, लेकिन मैंने आपको ये बहुत सारे बिंदु गिनाए। और इसके बेसिस पर एक न्यूट्रली जब आप देखते हैं
विदाउट किसी आइडियोलॉजी का चश्मा लगा करके या किसी रिलीजन का चश्मा लगा करके जब आप वैश्विक स्तर से देखते हैं, तो फिर ईरान की वजह से न सिर्फ उस एक आंतरिक अनरेस्ट हुआ, रीजनल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, और हम अंतरराष्ट्रीय यदि स्तर पर जाते हैं तो वहां पर भी बैलेंस ऑफ पावर को डिसरप्ट किया नेगेटिव वे में ईरान के स्टैंस ने, जब तब कि उसने अपने आप को एक थियोक्रेटिक इस्लामिक नेशन के रूप में बना करके पूरे विश्व के सामने रखा। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें हुई अंबर, और इसीलिए जो ये लोग नारे लगा रहे हैं सड़क पर, इसके पीछे के कारण हैं, वो इस ऑटोक्रेसी और रिप्रेशन से दूर जाना चाहते हैं। वो वाकई में डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहते हैं अपने देश में। वो चाहते हैं विशेषकर महिलाएं कि किसी भी प्रकार की सामाजिक या आर्थिक इनइक्वालिटी ना हो, वहां पर जेंडर को लेकर के किसी प्रकार की वायलेंस या किसी प्रकार की पैरिटी ना हो, और वो चाहते हैं कि एक रिलीजियसली भी एक लिबरल तरीके से वे रह सके, तो एक मोबिलिटी चाहते हैं। तो यही कारण है अंबर कि हम देख रहे हैं कि सभी लोग आज सड़क पर हैं और अलग अलग शहरों में ईरान के सड़क पर हैं। अच्छा अंशु जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर नजर आती है, जो वेस्टर्न ईरान है वहां पर वायलेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इसके पीछे की क्या कारण आपको लगते हैं? क्या एथनिक फॉल्ट लाइंस की वजह से ऐसा हो रहा है, खासकर जो कुर्दिश रीजन है, और हाँ। या फिर ये कहेंगे फिर से जो स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट्स हैं वो बनते जा रहे हैं? नहीं, ये दोनों ही मिला जुला हम देख सकते हैं, क्योंकि एक तो हम ये एथनिक और कल्चरल एंगल से हम ले लें तो वो एक जहां पर भी इन तमाम वैल्यूज का या इस रिजीम का तगड़ा विरोध हो रहा है, वहां पर हमको बिल्कुल खुलकर चीजें सामने दिख रही हैं। और बिल्कुल स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स की भी हम दृष्टि से देखें, और यहाँ पर फिर हम अमेरिका का भी एंगल लेकर के आए, क्योंकि जिस सिमिलर आप देखिए स्थितियां जो हैं, एक अनरेस्ट की स्थितियां, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत मतलब हम बहुत समानताएं देख सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में भी या वेनेजुएला में भी हम जो उनका अपना आंतरिक अनरेस्ट था, जिसमें जो ये मरिया कोरिना मचाडो जैसे लोग मादुरो गवर्नमेंट का विरोध लगातार आंतरिक स्तर पर कर रहे थे, तो वहां पर जो अमेरिका जैसे देश हैं, फिर वो ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिकली एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए, अपने एलाइज की प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए, फिर ये लोग भी कहीं ना कहीं आकर के एक रोल प्ले करते हैं। तो अभी ईरान में जब हम जाएंगे अंबर, तो इट इज मतलब वी कैन नॉट स्टेट अ सिंगल रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन ये अलग अलग कारण हैं जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो ये बाह्य शक्तियां भी प्रभावित कर रही हैं वहां की राजनीति को। भाई थोड़ा बहुत तो प्रभाव हम देखेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट अमेरिका वांटेड। अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पर प्रो अमेरिका रिजीम एस्टेब्लिश हो, तो कहीं ना कहीं तो मैं इस पॉइंट से इनकार नहीं करूंगी कि वो एक एंगल भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तमाम मिले जुले कारण हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में हमको ज्यादा वायलेंस और बहुत तीव्रता से जो विरोध है वर्तमान रिजीम का, वो होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग नजर आती है कि जो ईरान स्टेट मीडिया है उसका नैरेटिव और जो सोशल मीडिया पे वीडियोस और चीजें नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा गैप उसमें नजर आता है। इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आता है कि क्या इंफॉर्मेशन कंट्रोल खुद एक वल्नरेबिलिटी बन चुका है? देखिए, जब हम मीडिया या टेक्नोलॉजी की दृष्टि से चीजों को देखने समझने का प्रयास करते हैं, तो मैं कहूंगी कि कई बार दोनों प्रकार की इसमें हम बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। इसमें हम चीन का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर इतना मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार है कि हमको चीन की इसीलिए खबरें बहुत छन छन के और बहुत बाद में पता चलती हैं। इसी प्रकार से ईरान में वहां पर जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, वो बहुत हिंसक हैं। हम देख सकते हैं लोग जिस तरह के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरह के हमको नारे दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, वीज़ावी जो एक हमको सोशल मीडिया के हवाले से या मीडिया के हवाले से जो एक कवरेज दिखाई पड़ रहा है, तो वहां का जो रिजीम है वो ये कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को चलाने का प्रयास कर रहा है कि ये उनका एक छोटा मोटा आंतरिक मामला है जो सिर्फ बिजनेसमैन
के तबके से जुड़ा हुआ है और जल्द ही आप इसको शांत होते हुए देखेंगे। लेकिन जो आम हाँ, जनता है उनका इसके पीछे का मोटिव अलग है। और हाँ, उस इसमें महिलाएं भी, मैं फिर कहूंगी, महिलाएं, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, एकेडमिशियंस, टेक्नोक्रेट्स, इसमें सब तबके के लोग शामिल हैं। और इसीलिए आप हम्म, जो वो अनफिल्टर्ड उनके अपने वीडियोस या वहां पर किस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आपको एक थोड़ी पैरिटी दिखाई पड़ेगी। पर अंबर, मुझे हम्म। लगता है कि जो विदेशी मीडिया है, जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, या जो एक्चुअल कवरेज को या जो लोग भेज रहे हैं उसको चला रही है, तो वहां से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ईरान में कितनी बुरी स्थितियां और कितनी तेजी से ये पूरा जो आंदोलन है ये देशव्यापी हो चुका है। अच्छा, अब क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये पूरा जो सब ये अनरेस्ट स्टार्ट हुआ, ये इकोनॉमिक रीज़न्स की वज़ह से जो हम्म। ट्रेडर्स और सब लोग सड़कों पर आए। क्या इस सब को लेकर जो इरानियन लीडरशिप है या गवर्नमेंट, उनके पास कोई इकोनॉमिक एग्ज़िट प्लान है जिसके चलते वो ये शांति ला सकते हैं? या ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्स, मतलब किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, आप ईरान को जब देखते हैं तो बीते दिनों हमने सीधे सीधे अमेरिका के साथ ईरान को इंगेज होते हुए देखा। हुँ, और अमेरिका के एक अटैक के बाद हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने रिटेलिएट भी किया, पहले पॉज किया, फिर उसने पंच किया। और तब हम सब ने चर्चा भी की थी कि ईरान प्रॉक्सीज को और एक्टिवेट करेगा, जो ईरान ने किया। हम सब ने चर्चा की थी कि ईरान चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ में हमको और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हुँ, हमने ये भी देखा था कि हमने ये भी चर्चा की थी कि ईरान अपने जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के जो देश हैं, जो उसके लाइक माइंडेड देश हैं, उनसे इसको किस प्रकार का सपोर्ट मिलता है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, हमको देखना होगा। क्योंकि इनमें से कई देश आज की तारीख में अमेरिका के साथ या तो अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर चुके हैं या करना चाहते हैं। और बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। मैं बोल रही हूँ कि ट्रंप जिस तरह की दादागिरी दिखा रहे हैं, कल परसों जिस तरह से वेनेजुएला पर अटैक हुआ, जिस तरह से मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया है, वहां पर उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट की का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो ये किसी भी देश में अंदर जा करके वहां पर उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज करना, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान ना करना इज नॉट अ गुड थिंग। लेकिन जहां ईरान और अमेरिका इंगेज हुआ था, वहां पीछे पूरा पश्चिम एशिया जल रहा था। हमने देखा कि वो इजराइल हमास वाला जो संघर्ष था, उसमें ये एक चैप्टर खुला था। और ईरानी अभी जो रिजीम है, उन्होंने साल दर साल पूरे पश्चिमी देशों के साथ इंक्लूडिंग अमेरिका अपने रिलेशंस बद से बदतर कर लिए। और वो कर लिए तो फिर बहुत सारे सैंक्शंस भी उनको सहन करने पड़ रहे हैं। और ये सैंक्शंस की वजह से वहां की इकोनॉमी डगमगाई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और इसके अलावा ईरान जब अमेरिका के साथ इंगेज हुआ तो उसमें भी निश्चित तौर पर, मैं बार बार कहती हूँ कि युद्ध की अपनी इकोनॉमी होती है, उससे जुड़े हुए खर्चे होते हैं। तो ये सब हुए होंगे। और इसके अलावा ईरान जो है इजराइल के साथ 12 दिन के एयर वॉर में भी लिप्त रहा, जिसमें कि बहुत सारे खर्चे हुए और लोग इससे बहुत नाराज थे। तो अब सरकार के पास क्या प्लान है, क्या प्लान नहीं है, ये तो देखना हमारे लिए भी रोचक होगा। पर सरकार ने ये, वहां के अभी वर्तमान रिजीम ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने बड़े लेवल पर इस तरह से अचानक से धरने शुरू हो जाएंगे। और इसकी ना छोटी छोटी वेव्स हमें दिखाई पड़ रही थी, जितने भी एक्सपर्ट्स नजर रख रहे थे, छोटी छोटी वेव्स हमको दिखाई पड़ रही थी। पानी की शॉर्टेज हुई, प्रोटेस्ट हुए थे। विमेन राइट्स को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे। राइजिंग प्राइजेस को लेकर के छोटे छोटे ग्रुप्स में हम प्रोटेस्ट होते हुए देख रहे थे। लेकिन सरकार ने लोगों को इंगेज नहीं किया। एक तरीका होता है, हमने अच्छा, ऐसी भी कुछ ऑफिशियल न्यूज आई कि भाई ये लोग ना बात करेंगे लोगों के साथ में और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन या जैसे ट्रेड यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ सरकार सीधे बात करेगी, मर्चेंट्स के साथ बात करेगी। लेकिन अभी तक हम वो देख नहीं पा रहे हैं। तो एक फिर जो एक वो क्रैकडाउन वाला जो फिर हम एक रिस्पॉन्स देखते हैं, उसमें जनता और भड़क जाती है। हमने नेपाल में इस तरह की स्थितियां देखी है। तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल ईरान के पास कोई बहुत बड़ा एग्जिट प्लान होगा। लेकिन यदि ईरान के जो सहायक देश हैं वो ईरान को पॉलिसी मेकिंग में या इससे बाहर आने में किसी प्रकार की सहायता करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हमें सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान जिस तरह की वैश्विक स्थितियां हैं, उसमें न चीन, न रशिया,
न पाकिस्तान सीधे सीधे ईरान के साथ आकर के खड़े होंगे, क्योंकि ये सब अपने अपने आंतरिक कहीं ना पाकिस्तान के तो कहीं, खैर बेचारे की कोई औकात ही नहीं है, रशिया और चाइना की बात कर सकते हैं। रशिया खुद युद्ध में लगा हुआ है, वो खुद अपना यूक्रेन के साथ में वहां पर इंगेज्ड है। और अभी तो चाइना रशिया इतना देखो, 105 बिलियन डॉलर गंवा के बैठा है चाइना, वेनेजुएला तुम्हें पे। पता है अंबर की चाइना इतना तेज देश है कि वो दूसरों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाता है। चीन ना तो अपना आर्थिक नुकसान होने देगा इस प्रकार की सिचुएशंस में, और ना चीन कभी भी खुल के सीधे सामने आकर के खड़ा होगा। तो फिर इसलिए ईरान को देखना पड़ेगा कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वेनेजुएला ईरान में हमें होते हुए नजर आएगा? देखिए, ट्रंप की तरफ से ये बार बार धमकियां तो आ रही थी, बल्कि वेनेजुएला का तो अचानक एक्शन हुआ। इसके पहले हम सब लगातार चर्चा इसी बात पर कर रहे थे कि भाई ट्रंप इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ईरान में कुछ प्लान है या कोई एक्शन करने वाले हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार की उनकी धमकियां आ रही थी कि यदि ईरानी रिजीम ने अपने यहाँ के अनरेस्ट को खत्म नहीं किया, वहां पर लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, जो आर्थिक संकट है, तो देन वी माइट डू समथिंग। लेकिन अभी अमेरिका इंगेज हो गया है वेनेजुएला के साथ, हमको ये भी समझने की जरूरत है। अमेरिका बहुत सारे मोर्चे एक साथ नहीं खोलेगा। वो वैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध में नाटो वहां जहां है वहां अमेरिका है, तो वो इनडायरेक्टली वहां पर भी इंगेज्ड है, पश्चिम एशिया में भी इंगेज्ड है, वेनेजुएला के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। तो अब अगर डायरेक्टली आकर के ईरान के साथ इंगेज होता है, तो एक बार वो ईरान का रिस्पॉन्स देख चुका है, तो बहुत कैलकुलेट करके मुझे लगता है, एंड दे मस्ट हैव सम रीजन। आप किसी देश में आंतरिक यदि कुछ स्थितियां बनी हुई है, तो आप ऐसे जाकर के यू कैन नॉट गो एंड इन्वेड अ कंट्री, दैट्स नॉट द राइट थिंग एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो फिर मुझे लगता नहीं है कि हाल कमला फिलहाल हैरिस ने भी यहाँ कमला पता हैरिस चला। ने भी कंडेम किया है, और कई सारे लोग, इनफैक्ट यूएस बिल्कुल। लीडर्स भी इसको कंडेम हाँ। कर चुके हैं। लेकिन अच्छा, एक बात और मुझे याद आ रही है कि जब हम रशिया यूक्रेन पीस पॉइंट्स पे बात हो रही थी, तो उन्होंने, ट्रम्प ने कहा था उसको लेकर, ज़ेलेंस्की को लेकर, कि उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो क्या वही उसी तरह के अरेस्ट की बात करें जिस तरह से मदुरो का हुआ? देखिए, मदुरो गवर्नमेंट के केस में, अब वेनेजुएला अमेरिका पर यदि मैं आऊं तो वहां स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। तो ये हाँ, वहां पर अमेरिका को सीधे सीधे वेनेजुएला के वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट अनटैप्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स दिख रहे थे, और उसने घोषणा भी कर दी कि भाई हमारे साथ बहुत बदमाशी की है वेनेजुएला ने, तो अब ये सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हमारे हैं, है ना। लेकिन पीछे के जब आप डिप्लोमेटिक कारणों को देखेंगी, तो पहले वेनेजुएला और यूएस के रिलेशंस 1999 तक, जब तक कि यूगो शावेज राष्ट्रपति नहीं बने थे, हमने देखा ठीक ठाक रिलेशंस थे। यूगो शावेज के रिजीम में अमेरिका के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस बहुत खराब किए बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी। उसके बाद हमने देखा लगातार खराब होते चले गए, और फिर जब मादुरो आए चुन करके, तो पहली बात तो उनकी प्रेसिडेंसी पे अमेरिका ने प्रश्न चिन्ह लगाए, और अमेरिका ने उनको राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया। तो मादुरो ने अमेरिका के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए थे अपने, एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। बहुत कुछ हुआ है। तो फिर ट्रम्प 2.0 रिजीम जब आया, तो उन्होंने एक पैरेलल प्रेसिडेंट भी अपने चुने थे, वो फिर डिसॉल्व हो गए, वो गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी गई। वहीं आप देखो, मरिया कोरिना मचाडो जैसे लीडर्स भी लगातार लगे रहे। मादुरो गवर्नमेंट का भी वेनेजुएला में आंतरिक विरोध मरियम हो रहा है। मचाडो को तो लग रहा था कि वो प्रेसिडेंट बन जाएगी, उन्होंने तो वीडियो भी जारी कर दिया था कि हम सत्ता संभालने के लिए और तैयार मैंने कहा था कि उनका नोबेल पीस प्राइज उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। मुझसे ये आई प्रश्न कल रिमेम्बर हमने इस पूछा पे चर्चा की थी। था, तो मैंने ये कल किसी चैनल पर भी कहा, मैंने कहा मरिया मचाडो को उनका नोबेल पीस प्राइज बहुत भारी पड़ने वाला है। वो राष्ट्रपति मुझे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह के ट्रंप नेता है, हम जिस तरह से ट्रंप की हरकतों को और जानते हैं। और जब नोबेल पीस प्राइज की अनाउंसमेंट हुई थी, तो मैं लगातार चर्चाओं पर बैठी थी, और तब जो रिएक्शंस आ रहे थे, हम जिस तरह से देख रहे थे तमाम स्थितियों को, तो मतलब, हालांकि अगर ट्रंप ऐसा करते तो वो एक बहुत मच्योर अपना फेस सामने लेकर के आते, क्योंकि वो महिला हैं, उन्हें एक मान्यता प्राप्त है वेनेजुएला की जनता से, नेता प्रतिपक्ष रही हैं, नोबेल पीस प्राइज उनको मिला है, और तो सब तरह से जो एक हम कहें ना कि इक्वेशंस वहां बैठ रही थी, इसीलिए मेरे ख्याल से लोग स्पेक्युलेट कर रहे थे। पर मुझे वो एक ट्रंप एंगल पर मुझे बड़ा भरोसा था कि ट्रंप इनको राष्ट्रपति अभी नहीं। रेड्रिगस जिन्होंने इंटरिम, जिनको प्रेसिडेंट बनाया है, ये कौन है, कहाँ से निकाल कर लेके आए इनको? ये वाइस प्रेसिडेंट है, और अभी इसीलिए इनको अनाउंस किया गया है।
और मेरे ख्याल से स्थितियां वैसी ही रहेंगी जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखी कि एक पपेट गवर्नमेंट बिठा करके घोषणा की जाती है कि अब एक अंतरिम सरकार बना दी है, अब इलेक्शंस होंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। इसी प्रकार की स्थितियां हम नेपाल में भी देख रहे हैं और ये बड़ी चिंताजनक स्थितियां हैं अंबर। ऑल इन ऑल यदि हम देखें तो आप नेपाल को देखो, आप बांग्लादेश को देखो, आप वेनेजुएला को देखो, अब आप और ईरान में पाकिस्तान में भी हुआ था, सबसे पहले तो पाकिस्तान में ही हुआ था। इट पाकिस्तान स्टार्टेड को विद तो मैं पूरा ही फेल्ड स्टेट मानती हूँ। पाकिस्तान नहीं, को तो मतलब आर्मी ये चला रही चीज वहां। हुआ वहां पे भी ना, इट स्टार्टेड विद हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के साथ में क्या है कि वहां तो हमको इस प्रकार से कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या डेमोक्रेटिक वैल्यूज या कि वो वहां कभी होता ही एक्चुअली नहीं है। सरकार चला रही है वो तो हम देख ही नहीं रहे। जी एटलीस्ट बांग्लादेश या नेपाल में हमने वो देखा। हमने जी। नेपाल में देखा स्थितियां तब बिगड़ी जब चीन ने ज्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। हम्म, बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान, यूएस और चाइना का यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ा, चीजें हम्म, खराब। वेनेजुएला में देखिए यूएस का अब हम देख रहे हैं, और ईरान में अब जो उसका अपना एक अनरेस्ट चल रहा है, इसमें अगर ये एंगल जुड़ जाएगा तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि आगे हमें वेनेजुएला में क्या कुछ नजर आता है, क्योंकि कमला हैरिस ने साफ तौर पर कहा है कि ये कोई ड्रग को लेकर नहीं, ये सीधे ऑयल के लिए ये स्ट्राइक की गई और ये ठीक नहीं है। उसको उन्होंने गलत करार दिया है। और इनफैक्ट जोरान ममदानी ने भी जो मदुरो का अरेस्ट हुआ और स्ट्राइक की उसको गलत बताया। देखते हैं कि आगे इस पूरी सिचुएशन पे क्या डेवलपमेंट नजर आते हैं और वेनेजुएला में क्या स्थिति आगे बढ़ती है। अंशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर। भारत माता की जय। भारत माता की